हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नाबार्ड फेज 2 में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली एआरडी में, ऑल्दो आप इस कंसेप्ट को ईएसआई में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, और वो भी कहां से, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम से, उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर स्कीम्स तो पढ़ ली है, समझ नहीं आ रहा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए ये हम रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं। और मैं देखता भी हूं कि जब स्टूडेंट्स आंसर करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें मिस होती हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम किसी भी स्कीम को देखेंगे ना, तो हमें उसका एक मेन पॉइंट या फिर जो फोकस पॉइंट होता है वो ध्यान रहता है। बट जब हमको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में लिखना है तो हमको इसको इलेबोरेट करना है, और वो इलेबोरेशन कहीं ना कहीं हमारा लैक होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम ये ध्यान देंगे कि हमको कैसे इसको प्रिपेयर करना है। और मैं अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है, हौसलों की जरूरत है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज 17 अक्टूबर हो चुकी है, 29 को आपका एग्जामिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो अराउंड 12 डेज आपके पास है, और जिसके बीच में दिवाली भी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, त्योहार मनाना भी जरूरी है, परिवार के साथ रहना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि 12 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जी जान लगा के इसकी मेहनत कीजिए। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि ना, इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत तो नहीं है, बट डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए आपको हौसलों की जरूरत बहुत होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि स्टूडेंट आंसर तो लिखते हैं, जैसे मॉक टेस्ट में होता है कि आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट के बाद तीसरे चौथे में थक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और सिस्टम पे कीजिए, पेन पेपर पे मत कीजिए। पेन पेपर पे करने से बहुत ज्यादा आपको कोई हेल्प नहीं होगी। आप उसको सिस्टम पे लिखेंगे तो वो आपको एग्जाम के दिन भी हेल्पफुल रहेगा। सो अपने आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि क्या फोकस पॉइंट होने चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की स्कीम में, वो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आज का दिन के बारे में डिस्कस करते हैं। आज इंटरनेशनली या नेशनली बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इंटरनेशनल बात करें तो आज इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है। एंड एआरडी का आपको एक सबसे बड़ी चीज पता ही है, रूरल डेवलपमेंट में, इवन ईएसआई में भी है। ईएसआई में तो पूरा एक टॉपिक ही है, पॉवर्टी एलिविएशन। ओके, पॉवर्टी एलिविएशन और रूरल डेवलपमेंट भी, या फिर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी पॉवर्टी एलिविएशन के सिनोनिम के रूप में देखते हैं। तो पॉवर्टी एलिविएशन या फिर आज का जो दिन है वो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए है। जो थीम है 30th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। सो डिग्निटी फॉर ऑल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पॉवर्टी इरेडिकेशन से लिंक्ड होती हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एनएफएस से है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ये आया था। तो 3A के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स फॉर ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो बेसिकली अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं ये एनएफएसए के। सिमिलरली आप देख सकते हैं बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए है, चाहे एनआरएलएमओ, फिर बहुत सारी स्कीम है, वो हमने कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस की है। देन नेशनली बोला जाए, या आज का दिन जो है अभी चल ही रहा है इवेंट, आज के दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इनॉग्रेट करेंगे 2 डे पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022। और इसके साथ साथ जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी जो 12th इंस्टॉलमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, मतलब मोदी जी आज उसको भी डिलीवर करेंगे लोगों के लिए। तो ये आज पूसा दिल्ली में होना है। तो ये इवेंट आज का है। मतलब अब अगर ये क्वेश्चन आपके पास आए कि रिसेंटली कौन सी इंस्टॉलमेंट डिलीवर की गई है, तो अभी तक 11 थी जो कि मई में की गई थी डिलीवर, अब ये 12th रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर स्कीम्स को। तो ये स्कीम्स की समरी हमने आपको प्रीलिम्स के टाइम पे भी दिखाई थी। हर टाइम पे मैंने आपको बोला है कि अगर आप किसी भी स्कीम को 6 पॉइंट्स में याद रखते हैं तो आप बेसिकली उसके बारे में सारी चीजें समझते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमको जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में लिखने के लिए आएगा तो दो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा कंपोनेंट्स। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सिंपल डायरेक्टेड है, पॉइंटेड है, आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए।
और जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो मतलब वो मोर देन वन है, एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, एक मिशन हो सकता है बट फिर उसमें सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से पढ़ें। अब होता क्या है, मान लीजिए पीएम किसान ही आप पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक एक ही याद आएगा, टू प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट टू द फार्मर। तो इसके लिए अब क्या है, यहाँ पर अपने मन से नहीं सोचना है आपको कुछ भी, आपको क्या करना है, जो भी पीएम किसान का जहां से भी आप उसको पढ़ रहे हैं वहां पे आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, उनको आपको पढ़ना है। देन सिमिलरली कंपोनेंट्स को, देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पीएम किसान तो हमने कई बार डिस्कस की है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस स्कीम को एज इलस्ट्रेशन लेंगे, बाकी स्कीम्स को आप अपना खुद से प्रिपेयर करेंगे सो दैट कि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको काफी हेल्प, और कैसे प्रिपेयर करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये 6 पॉइंट्स आपको याद हैं कि ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की है, 2020 में स्टार्ट हुई थी, अभी हमने 2 ईयर सेलिब्रेट किए हैं, इसकी एज इट इज कोई टैगलाइन नहीं है। ब्रॉडली हम 3 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब जब हम ब्रॉडली 3 ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे ये याद करने के लिए तो बहुत बेटर होता है कि लाइक प्रोडक्शन इंक्रीज एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है। दूसरे में हम करते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग सेंटर से रिलेट उसको हम करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। देन रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सो दैट कि हमको एक्सपोर्ट में भी अच्छी अर्निंग्स हो। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हो गए, बट इसके साथ साथ फॉलो अप कह सकते हैं या फिर जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि जब लिखने के लिए आएगा तो ये तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, है ना, या तो आपको 10 मार्क्स में लिखने के लिए आएगा या आपको 15 मार्क्स में लिखने के लिए आएगा, तो फिर आपको उसको इलेबोरेट करना होगा। तो वो कैसे करना होगा अभी हम आगे देखेंगे। देन सिमिलरली कंपोनेंट्स को, तो आइए इसको देखते हैं। अब पीएमएमएसवाई के ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया कि पीएमएमएसवाई के ऑब्जेक्टिव्स, अब हमने 3 ऑब्जेक्टिव तो देख लिए कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना है सो दैट की प्रोसेसिंग भी इंक्रीज हो। उसका फायदा क्या क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, फार्मर को भी अच्छी इनकम मिलेगी, कंज्यूमर को बेटर प्राइस मिलेंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वो तो सबसे बड़ी चीज है। सो ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ फिशरी सेक्टर इन अ सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर। ओके, तो अब क्या होता है, जब भी आप ऐसे पढ़ते हैं कहीं से, तो जो ऐसे वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं जो हमने यहाँ पे हाईलाइट भी किए हुए हैं, और ये हमने जो अपने नोट्स हैं वहां पे तो सारी चीजें आपको दी ही है, आप उनको पढ़िए और इन वर्ड्स को ना याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे आप टेक्निकल वर्ड्स या फिर कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली एक वेट आपकी आंसर में ऐड करता है। Then enhance the fish production and productivity through expansion, intensification, diversification and productive utilization of land and water। तो ये भी बताया कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज किया जाएगा। Then modernize and strengthen the value chain system including the post harvest management and quality improvement। तो ये 3rd पॉइंट हो गया जिसमें कि हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को ऐड किया था। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया, आपसे 2 ही चीज पूछी गई है, एक पूछा कि पीएमएसवाई के ऑब्जेक्टिव्स बताइए, दूसरे पार्ट में पूछा गया कि आपको ये बताना है कि उससे फायदा क्या होगा या उसकी क्या आउटकम्स है या क्या एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव फिर इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल देके आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट डे कंडीशन देखेंगे तो प्रेजेंट डे कंडीशन में क्या होता है, जो फिशरीज है, फिश मार्केट आपने देखा ही है, मच्छी बाजार सबने सुना है, तो वहां पे क्या होता है, रोड के किनारे ही सारी फिश फैली हुई है, शेल्फ लाइफ या फिर उसको स्टोर करने का कोई भी तरीका नहीं है, डेली सेल करना है, अगर नहीं सेल कर पाए तो फिर वो लॉस होगा क्योंकि उसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप की कंडीशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए हमको किस चीज की जरूरत है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सो दैट कि हमें वो डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े। Then double the fishers and the fish farmers income and generate the meaningful employment। दोनों ही जगह, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में भी और प्रोसेसिंग में भी, दोनों ही जगह। अभी देखिए प्रोडक्शन क्या है कि अभी वो अपनी ओल्ड एज टेक्नोलॉजी या फिर ओल्ड एज जो उनकी नाव है उससे ही वो फिश को कैच करने जाते हैं, कैप्चर करने जाते हैं। अगर वहां पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता है और वो बेटर मशीन्स या फिर इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, बेटर अपने शिप को यूज करते हैं, तो डेफिनेटली वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में वो ज्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे, और उसी को फिर हम जो पर डे के हिसाब से प्रोडक्टिविटी भी कहेंगे, तो वो इंक्रीज होगी। इस टाइप से आप यहाँ पे दे सकते हैं। एनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर टू एग्रीकल्चर, जीवीए एंड एक्सपोर्ट्स, तो ये तो सीधी सी बात है। एंश्योर सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द फिशर्स एंड द फिश फार्मर, बिल्ड अ रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सो दैट की जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो भी इंक्रीज हो सके, और एक्सपोर्ट अर्निंग्स इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली बेनिफिट फार्मर को ही होगा, और बीच में जो पोस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी हमारा बढ़ेगा। देन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये स्कीम
सेंट्रल सेक्टर एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट इसमें दोनों है। तो सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब चाहे वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है चाहे नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है। अब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट भी है, वहां पे शेयरिंग होती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दो कंपोनेंट है। अब जो पहला कंपोनेंट है सेंट्रल सेक्टर, तो अब सेंट्रल सेक्टर है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो 100% कॉस्ट कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बियर करेगी। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक है नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड सब कंपोनेंट एक्टिविटी। अब नॉन बेनिफिशियरी कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें कि कोई डायरेक्ट इंडिविजुअल या फिर कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं होने का क्या मतलब, मान लीजिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना है या स्टेट गवर्नमेंट को कोई डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कोई चीज एस्टेब्लिश करनी है, तो वो नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में आता है। उस केस में क्या होगा, 60% सेंट्रल शेयर रहेगा, 40% स्टेट शेयर रहेगा। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में जो शेयरिंग रहेगी वो 90 एंड 10 की रहेगी। यूटीज में ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। अब बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, मान लीजिए आपको या मुझे कुछ चीज टेक्नोलॉजी लेनी है तो वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड होता है कि यहाँ पे मैं बेनिफिशियरी रहूंगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए अगेन जो शेयरिंग है वो 60-40 एंड 90 एंड 10 की ही है, यूटी में 100% की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस टाइप से पूछा गया तो आपको डिस्क्रिप्टिव में इलेबोरेट करके भी लिखना है। तो याद करना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, देख के लगता है कि पता नहीं क्या बार बार लिखा हुआ है, बट अगर आप इसको ऐसे समझे कि सेंट्रल सेक्टर का कंपोनेंट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का है, सेंट्रल सेक्टर में चाहे बेनिफिशियरी चाहे नॉन बेनिफिशियरी पे किसको करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। अब अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, तो वो हमने डिस्कस किया। ओके, देन अच्छा इसमें एक चीज है, यहां पे आप देखेंगे कि इंडिविजुअल ग्रुप है जिसमें 40% ऑफ द कॉस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 60% कॉस्ट फॉर द एससी एसटी एंड वुमेन कैटेगरी के लिए ये बॉन्ड की जाती है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो शेयरिंग है उस शेयरिंग की बात यहाँ पे की गई है। देन अब देखिए कि आउटकम्स क्या एंटिसिपेट की गई थी। अब हमने सीधे बोल दिया कि फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। मैंने आपसे बोला ना कि अगर आपको 15 मार्क्स में लिखने के लिए आएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, एंटिसिपेटेड आउटकम्स में भी ऑब्जेक्टिव्स में भी। तो अभी देखिए इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन ऑफ टू 22 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2024 एंड 25 फ्रॉम 13.75 जो कब है 18 एंड 19 में। एनहांसिंग द एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी टू 5 टन्स per hectare from the current average of 3 tons, augmenting domestic fish consumption from 5 kg to 12 kg per capita. So ये मायने हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होने की। तो मतलब हम अगर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना लिखते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे या फिर नीचे भी लिबरेट नहीं करेंगे तो एक तो आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, और क्योंकि हमको जस्टिफिकेशन भी करना है उस वर्ड लिमिट के साथ। अगर 15 मार्क्स का पूछा है तो 600 है, आपको एटलीस्ट 500 वर्ड्स तो आप लिखिए। तो कैसे लिखेंगे इस टाइप से आप एक्सप्लेन करेंगे। देन इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन में कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है, डबलिंग द एक्सपोर्ट अर्निंग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द फिशरी सेक्टर। अब देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा अपनी कोई इसमें फैक्ट्स एंड फिगर याद करने की जरूरत नहीं, बट सेम टाइम आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम द रिपोर्टेड 20 to 25% अबाउट 10%, ये करना है। देन सिमिलरली डबलिंग द एक्सपोर्ट, उसके लिए और फोकस किस किस के लिए किया गया, अगर याद कर सकते हो तो याद भी आप कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बात की गई थी, सोशल सिक्योरिटी की बात की गई थी फिश एंड फिश फार्मर्स के लिए, फिशर्स के लिए, तो वो कैसे आएगी, वो इसके थ्रू आएगी। वेसल इंश्योरेंस है, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, ये सारी स्कीम गवर्नमेंट ने इसमें कंपोनेंट में ऐड की हुई है। ये हमने आपको टेबल बना के दिया है कि एंटिसिपेटेड आउटकम्स के 2019-20 में क्या कंडीशन थी, 24 एंड 25 में क्या कंडीशन है। ओके, सो इस टाइप से आपको सारी स्कीम्स को कवर करना है। फोकस किस पे करना है, एक तो ऑब्जेक्टिव्स पे, कंपोनेंट्स पे, या फिर कोई रीसेंट डेवलपमेंट है तो उस पे आप जरूर फोकस कीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट अगर होता भी है तो अल्टीमेटली जो पूछा जाता है वो उस स्कीम को ही पूछा जा सकता है। एक टाइप से आप कह सके उस स्कीम की आत्मा आपको पता होनी चाहिए, फिर आप कैसे भी उसको आंसर कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए अगर रिसेंटली पूछा तो आपको स्पेसिफिकली वही मेंशन करना होगा। सिमिलरली पीएमएफबीवाई में होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ये मैंने कई बार देखा है कि जब भी हम कहते हैं पीएमएफबीवाई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एक आता है कि क्रॉप इंश्योरेंस, इतना ही याद आता है, फिर हम उसको बना नहीं पाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे मेंशन किए गए हैं पीएमएफबीवाई के पोर्टल में ही। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग ड्यू टू द अनफोर्सीन इवेंट्स, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये हर किसी को याद आता है। अब दूसरा देखिए स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर। अब हुआ क्या, क्रॉप लॉस हो गया, मान लीजिए फार्मर ने इंश्योरेंस नहीं कराया तो क्या होगा, उसका तो
सारा चीज गड़बड़ हो गया, सारा चीज गड़बड़ मतलब उसने जो लोन लिया था या फिर कहीं से ही पैसे लिए थे या खुद से भी पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उसका रिटर्न तो नहीं आया। 6 महीने भी चले गए, अब अगली क्रॉप फिर ग्रो करनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए और फिर 6 महीने वेट करना है। वेट पीरियड कितना हो जाएगा, 1 साल। और फिर जो उससे आउटपुट आएगा तो उससे तो वो उसी क्रॉप को मैनेज कर पाएगा, तो पुराना लॉस कैसे भरपाई होगी, उसके लिए ये चीज है। तो स्टेबलाइजिंग द इनकम, एनकरेजिंग फार्मर टू अडॉप्ट द इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। होता क्या है, फार्मर्स हम कहते भी हैं कि लैगार्ड है, बहुत जल्दी कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क क्या है, मान लीजिए अभी मैं कहूं कि किसी फार्मर को जाके कि आप ये वैरायटी नहीं ये वैरायटी यूज कीजिए, वो कैसे भरोसा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने वो जो भी वैरायटी लगाएगा 6 महीने बाद उसी से प्रोड्यूस होना है। उसने देखा है कि जो वो वैरायटी बार बार लगा रहा है उसमें उसको प्रोडक्शन मिल रहा है। बट नई वैरायटी अचानक से कोई कहेगा, मान लीजिए वो नहीं ग्रो हुई वहां पे, तो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो रिस्क बियरिंग एबिलिटी कहां से आएगी, जब उसको पता रहेगा कि अगर क्रॉप फेल भी होती है तो भी उसको कवरेज मिलेगा, तो वो इनोवेटिव या फिर नई चीजें ट्राई करेगा। एंश्योरिंग फ्लो टू क्रेडिट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मान लीजिए उसने लोन लिया है तो लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी। तो ये सारी सफरिंग ना हो इसलिए पीएमएफबीवाई को एनरोल किया गया है, लेकर आया गया है। सो सिमिलरली ई नैम स्कीम है। ई नैम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस आपने देखा। लास्ट ईयर भी एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि जो उस समय का करंट कंटेक्स्ट था, फार्मर एजिटेशन वगैरह चल रहे थे, तो क्योंकि वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है, एमएसपी से रिलेटेड उसमें सबसे बड़ी डिमांड थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली सॉइल हेल्थ कार्ड है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए 2 मार्क्स में। ये भी पूछा गया था व्हाट इज द टैग लाइन। अभी टैग लाइन इतने टाइम पूछ ली गई है सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी चीजें फिर से रिपीट हो सकती हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको सारी स्कीम्स को कवर करना है। इससे पहले भी हमने स्कीम्स को कवर किया है, आप सारी स्कीम्स को देख सकते हैं। किसी में भी कोई डाउट क्वेरी है, कोई स्कीम आपको लगता है डिस्कस करनी है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, 50 क्वेश्चंस हैं, आप इनको जस्ट पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे लिंक में, और साथ साथ हम एग्री भी टेलीग्राम चैनल पे भी इसको पोस्ट कर देंगे, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन हमने पहले फेज 1 में भी कुछ डिस्कस किए थे, सो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। इसमें पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, और ये किससे पूछा गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री उनको गवर्न करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किस मिनिस्ट्री का है। अब आप इसमें देखेंगे तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को यहाँ पे मेंशन किया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये तो गलत हो गया। हर खेत को पानी, ये भी एग्रीकल्चर नहीं, ये भी नहीं है। वाटरशेड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ये भी गलत ऑप्शन है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये यहाँ पे सही ऑप्शन है, तो इसको आपको ऑप्ट करना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप पीडीएमसी जो है वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, और हर खेत को पानी माइनर इरिगेशन है जो वो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, जिसको जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। सिमिलरली रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन या वाटरशेड, ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टॉलमेंट, अगर हम प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते हैं तो ये 11th होती, अभी ये 12th हो जाएगा, क्योंकि आज जो इंस्टॉलमेंट डिलीवर होने वाली है, तो आप ये देख भी सकते हैं अभी जो इंस्टॉलमेंट डिलीवर होगी वो कब से कब तक की होगी, अगस्त टू नवंबर, ओके, 2022 एंड 23, तो ये आज डिलीवर होने वाली है। देन व्हाट इज द अपर कैप, तो यहाँ पे कोई भी अपर कैप नहीं है पीएम किसान के लिए। कौन सा रॉन्ग है, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, ये आप देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीलिम्स में भी देखने को मिले इस बार, तो इसलिए मैं आपको पहले भी कहता हूं कि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्टिव भी लिख पाएंगे, और कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे आप आंसर करके बता सकते हैं। देन ई नैम से रिलेटेड क्वेश्चन है, लीड एजेंसी कौन सी है, तो लीड एजेंसी एसएफएसी है। इस बार प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया था, कौन सी लीड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। देन विच वन इज नॉट करेक्ट, अगेन आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर कमेंट बॉक्स पे करके बताना है, सही करिएगा, सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, 1000 मंडीज हैं, 18 स्टेट्स और 3 यूटीज। लास्ट ईयर टारगेट किया गया था 1000 और मंडीज को ऐड करना है, वो अभी प्रॉपरली हो नहीं पाया है, या फिर उस पर काम चल रहा है। क्या दशा दिशा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एपीएमसी किसके ज्यूरिडिक्शंस में आती है,
ईनेम, एफसीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एसएफएसी। मार्केटिंग सिस्टम है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है, आप सभी को पता है एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी स्टेट सब्जेक्ट है। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अभी रिसेंटली 1.5% वाला भी आया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 9% रहता है बेंचमार्क, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि अप टू 2% आप इंटरेस्ट सबवेंशन दीजिए, मतलब फार्मर को आप 7% पे प्रोवाइड कीजिए। अभी यही था कि ये वाला कंपोनेंट 1.5% किया गया, वो इसलिए किया गया कि पहले तो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग भी देखनी है। अब मान लीजिए कॉस्ट ऑफ लैंडिंग ही 8% आ रही है, तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन थोड़ी दिया जाएगा, तब तो 1% का ही दिया जाएगा। तो ये समझने की बात है, इसलिए गवर्नमेंट ने 1.5 किया। फिर जो प्रॉम्प्टली रिपे करते हैं तो उनको 3% की एडिशनल सबवेंशन दी जाएगी और 4% का नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होता है। देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन, तो वो 1.6 लाख है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट कीजिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए हमने मॉक टेस्ट आपको दिए, आप जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, और ये आगे के सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आपका प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो आप जरूर बताइएगा। आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, आपको हमारे पोर्टल पे मॉक टेस्ट भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, जरूर प्रैक्टिस करके जाइए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज आपकी प्रिपरेशन के लिए। अभी आगे तो हम मिलेंगे ही। सो थैंक यू एवरीवन।